अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा E/m अनुपात अर्थात आवेश बटा द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने के बाद पढ़ रहे हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। अर्थात इसके पहले हमने जो कैथोड किरणें पढ़ी थी उसके बारे में डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन के बारे में, जिसके जो कि परमाणु का एक मूलभूत कण है, अर्थात जो एक बेसिक पार्टिकल है जो कि एटम में पाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें कि प्रोटॉन की खोज या फिर बोल सकते हैं एनोड किरणें। तो इसका अर्थ यह है कि जो एनोड किरणें थी उसमें प्रोटॉन की खोज हुई। अब इसके लिए क्या किया गया, सेम जैसे इसके पहले हमने जे थॉम्सन का सेटअप पढ़ा था, सेम वही सेटअप इसमें भी किया गया है, कोई विशेष नहीं है, वही चीज़ था सेम। लेकिन इसकी खोज की थी गोल्डस्टाइन ने 1886 में। अब गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि उसने देखा कि जो जे थॉम्सन का प्रयोग था उसमें कि सेम इसने वही प्रयोग किया, लेकिन इसने एक नया प्रयोग कर दिया कि जो कैथोड था उसको इसने छेद वाला ले लिया। जैसे कि जो वॉश बेसिन होता है उसमें छेद पाया जाता है, जैसे हाथ वगैरह धोते हैं वाला वॉश बेसिन रहता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, तो उस टाइप का धातु का छेद वाला एक क्या ले लिया, कैथोड ले लिया, जिसको परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं छिद्रयुक्त कैथोड, वो लिया। और एनोड तो ऐसे ही लिया, धातु का प्लेट, जैसे इसके पहले हमने इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज में पढ़ा था कैथोड किरणों के माध्यम से। अब इसमें होता क्या है, पहले इसका सेटअप देख लेते हैं। एक विसर्जन नलिका, जैसे पहले जिसको हम लोग कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं या कैथोड किरण ट्यूब बोल सकते हैं, वो लिया गया। और कैथोड और एनोड के रूप में धातु का इलेक्ट्रोड लिया गया है। कैथोड यहाँ खासियत है, कैथोड को छेद वाला लिया गया है, और एनोड जैसे पहले लिया जाता था वैसा ही, एनोड पे धन आवेश है और कैथोड पे ऋण आवेश है। कैथोड से ही हमने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, मतलब जे थॉम्सन ने खोज किया था। अब इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया, और सेल कितना वोल्ट का करंट दे रही है, 10,000 वोल्ट का, अर्थात यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट रहेगा, उच्च विभव, और ये निर्वात पंप यहाँ के दाब को कम करने का काम करेगा। और इसका कारण मैंने बताया था कि जो गैसें हों सामान्य ताप पर और सामान्य ताप जो रहता है उस पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हम ताप को बढ़ा दें और दाब को एकदम कम कर दें तो जो गैसें हैं वो विद्युत के सुचालक की तरह काम करती है, अर्थात वो विद्युत धारा को प्रवाह करना स्टार्ट कर देती है। तो उसी तरीके से जो गोल्डस्टाइन थे प्रोटॉन के खोजकर्ता, जिसने प्रोटॉन को इसमें खोजा, उसने वही सेटअप उपयोग किया, सिर्फ अंतर ये था कि उसने कैथोड को छेद वाला ले लिया। अब इसके अंदर क्या रखा गया, गैस को रखा गया। गैस को रखने के बाद क्या देखा उसने कि इलेक्ट्रॉन तो जाते थे एनोड की ओर, अर्थात हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के खोज में जो ये किससे, कैथोड से एनोड की ओर जाते थे, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर, ये इलेक्ट्रॉन के खोज में होता था ऋण आवेशित कण, इस तरीके से, जिसको मैं नीले रंग के एरो से दिखाया हूँ। क्यों? क्योंकि ऋण आवेश वाले कण होते हैं जिनको हम कैथोड किरणें बोलते थे, जो कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं उनसे बने होते थे, छोटे छोटे, और वो किरणों के जैसे दिखते थे। जैसे मैं बताया था कि पानी का जो एक बूंद होता है वो बूंद के रूप में दिखता है, लेकिन हम पानी को जब बहुत स्पीड से ढेर सारी बूंद को फेंकते हैं तो वह एक धार की तरह दिखने लगता है। बस वैसा ही ये जो इलेक्ट्रॉन के कण थे वो ढेर सारे जब जाते थे तो किरण की तरह दिखते थे, इसलिए उसको हम कैथोड किरणें बोलते थे, जो कि कहाँ से जाता था, कैथोड से एनोड की ओर। तो ये तो हम इसके पहले इलेक्ट्रॉन वाले में चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये हुआ कि प्रोटॉन की खोज के समय जो गोल्डस्टाइन थे उसने जब ये कैथोड में छेद वाला मतलब छेद वाला कैथोड उपयोग किया, जिसको छिद्रयुक्त या परफोरेटेड बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड, वो उपयोग किया, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, लेकिन यहाँ पे जो गैस था वो गैस जब आवेशित हो गया तो जो आवेश उसके कण थे वो इस छेद से गए, और ये जो पीछे जो जिसको मैं रेड कलर से दिखाया हूँ ये है जिंक सल्फाइड का परत, जिसको मैं एक बार लिख चुका हूँ, ये वाला। और इस पर जैसे ही पढ़ते थे यहाँ पे चमक उत्पन्न होता था। इसके पहले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, और वहाँ पे बताया था कि जैसे ही इसमें पड़ेगा चमक उत्पन्न होगा, और वो किस पे निर्भर करेगा, गैस पे, अर्थात इसके अंदर हम अलग अलग गैस भरेंगे तो ये चमक हमको अलग अलग रंग का दिखाई देगा। लेकिन ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होता था, हर बार इलेक्ट्रॉन ही जाता था, और हम मानते हैं कि सभी जो परमाणु रहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे और सभी की प्रकृति ऋण आवेशित रहेगी, जिससे कैथोड किरणें बनी होती थी। लेकिन प्रोटॉन के केस में ऐसा नहीं होगा। प्रोटॉन के केस में यहाँ पे गैस जब बदलेंगे तो चमक तो जरूर बदलेगी, लेकिन साथ में जो कण है उसके वजन भी बदलते जाएंगे, जिसको हम आगे इसके गुण के रूप में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें इसने प्रयोग में क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो इसकी ओर जाते थे, मतलब कैथोड से एनोड की ओर, लेकिन जो ये आयन थे वो आयन किसके ओर, किससे जाते थे, ये जाते थे एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। तो ये याद रखना है, एनोड से कैथोड की ओर क्यों जाते थे, क्योंकि एनोड अब ये कैसे पता चलता था जा रहे हैं करके, तो चूंकि यहाँ पे एक छेद वाला कैथोड लिया गया था तो इस छेद को पार करके जाते थे, और यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड का एक परत लगा रखा है। जिंक सल्फाइड के यहाँ पे काम ये रहता है कि जैसे ही ये कण वहाँ पे जाके टकराएंगे तो वहाँ पे एक प्रकार से चमक उत्पन्न होगा, स्पार्किंग
उत्पन्न होगा एक प्रकार से, आप जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट, मतलब हल्का चमकने लगेगा वो हिस्सा। तो यहाँ पे जाके वो चमकने लगता था। तो इसके आधार पर गोल्डस्टाइन ने ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि जो किरणें हैं वो धन से ऋण की ओर आ रही है, इस कारण चमक रही है, पहला। दूसरा कारण ये बताया कि जो किरणें हैं वो धन प्रकृति के हैं, धन प्रकृति के हैं, इसी कारण ही वो ऋण की ओर जा रहे हैं, क्योंकि असमान आवेश में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। ये वाला धन और चूंकि ये वाला हिस्सा ऋण का है, यदि ऋण का रहता तो ऋण वाला इधर नहीं जाता। ऋण वाले जो कण थे उसकी खोज जैसे थॉमसन ने कर दी थी, जो कि इलेक्ट्रॉन था, जो कि किसकी ओर जाता था, कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन एक और कण है जो कि उल्टी दिशा में चलता है, अर्थात एनोड से कैथोड की ओर, जिसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। अब इसको हम ये वास्तव में कैसे होता है वो समझ लेते हैं। हमने इसमें ये जाना कि एनोड से कैथोड की ओर जो कण जाते हैं उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और कैसे पता चला कि यहाँ पे चमक उत्पन्न होता था। तो और इसकी प्रकृति कैसे पता चली कि यह धन आवेशित होता है, तो इसकी प्रकृति इसकी वजह से पता चली। चूँकि ये जो कैथोड है वो हमेशा ऋण आवेशित होता है, तो इसके पीछे चमक उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ से कणें जा रही है, और चूंकि ये वाला हिस्सा कौन सा है, प्लस वाला है, और ये वाला माइनस में है, तो हमने माना कि यहाँ से जो कण जा रही है वो धन आवेशित प्रकृति के होते हैं, इस कारण वहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से अलग चीज़ था, ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको आपको याद रखना है। ऊपर वाला तो एक चार्ज था, लेकिन जो इधर प्रोटॉन जा रहे थे ये वास्तव में आयन होते थे। अब कैसे होते थे उसको मैं बता रहा हूँ। अब एनोड किरणों के उत्पन्न होने का कारण मुख्य रूप से ये रहा कि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन जाते थे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो कि कैथोड की ओर से जाते थे, और यहाँ पे हमने कोई गैस ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था कि जो गैस जाएगा उस, चूँकि इलेक्ट्रॉन ये वाले जो कण है वो क्या होंगे, बहुत तेज़ी से जाएंगे, बहुत तेज़ी से जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसमें का इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मतलब जो एटम रहेगा, अर्थात जो परमाणु रहेगा जिसको हमने भरा है, चूँकि ये अंदर में गैस है तो गैस के अंदर क्या होंगे, गैस के परमाणु होंगे। तो जो परमाणु होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, अर्थात ये स्पीड से जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर। बाहर निकालने से क्या हो जाएगा, इस पर आ जाएगा धन का आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसका, और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन उपयोग हुआ वो तो अलग निकल ही गया। तो ये इसको हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब चूँकि इसमें एक चीज़ बच गया, धन आयन, जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला है। यही चार्ज वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जब गति करते हैं धन वाले की ओर, तो ये जो प्लस वाले हैं वो ये माइनस वाले अर्थात ऋण वाले की ओर आकर्षित होकर क्या करता है, उल्टी ओर गति करता है। तो इसी को बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। ये चीज़ें जे थॉमसन के समय भी होती थी, लेकिन जे थॉमसन ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था, इसको गोल्डस्टाइन ने नाम दिया। तो जो प्रोटॉन के खोज करता है उसका श्रेय जाता है गोल्डस्टाइन को, और बाकी जितने भी गुण हैं वो लगभग सेम है इलेक्ट्रॉन की तरह। सिर्फ इसका एक गुण अलग है प्रोटॉन से, सॉरी इलेक्ट्रॉन से, कि जो प्रोटॉन होता है वो मतलब इसके अंदर हम जो चेंबर है अर्थात विसर्जन नलिका जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, इसके अंदर जो गैस के कण रहेंगे उस पर, उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। तो उसको मैं डिटेल पे बताने वाला हूँ कि कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात ये कैथोड से जो जाती थी वो यहाँ के गैस रहते थे, अर्थात इस तरीके से, जिसको मैं हाइड्रोजन ले लिया हूँ, हम दूसरा भी ले सकते हैं, हीलियम भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन भी ले सकते हैं। ये स्पीड से जब पड़ेगा यहाँ पे तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। स्पीड से जाने के कारण, बाहर निकालने के कारण इस पर क्या होगा, धन का आवेश आ जाएगा, और धन आवेश आने के बाद ये धन आयन वाला हो जाएगा। तो ये जो धन आयन रहते थे इन्हीं को वास्तव में प्रोटॉन कहा गया आगे। और इसके रेफरेंस के लिए चूँकि आदर्श स्थिति था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हम डालते थे एक, उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, प्रोटॉन भी एक होता है। जो प्रोटॉन होता है उसको सूत्र हाइड्रोजन के रूप में भी दिखाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही धन आवेश वाला स्थिति होता है। ये तो था प्रोटॉन के खोज के कारण। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के खोज के कारण आप समझ गए होंगे कि जो मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया हुआ था, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो चीज़ वॉच कर सकते हैं। अब ये चीज़ें किरणें कैसे बनती हैं, चूँकि इसके अंदर जो गैस रहेंगे सब में ऐसे होने वाला है, अर्थात इस तरीके से धन वाले ढेर सारे गैस हमको दिखने वाले हैं। तो सभी जो धन वाले हैं जब एक साथ आएंगे एक सीध में, मतलब जैसे कि मैं उदाहरण बताया था इलेक्ट्रॉन वाले में, पानी की बूंद की तरह, एक बूंद पानी का यदि हम खींचते हैं या उसको फेंकते हैं तो हमको बूंद स्पष्ट दिखता है, लेकिन हम उसके साथ कम से कम एक साथ 15 से 20 बूंद फेंकेंगे तो क्या दिखता है, वो पानी के धार की तरह दिखता है। तो बस वैसे ही ये जो आयन है, एक आयन रहेगा तब वो कण की तरह दिखेगा, लेकिन जब ढेर सारे हैं तो क्या दिखेगा, वो एक किरण की तरह दिखेगा। तो ये किरण की तरह दिखता है। और ये इसका पता यहाँ पे जो जिंक सल्फाइड का परत लगा था उसमें जब पड़ता था और इस छेद को पार करके जाते थे, तो इसको मैं यहाँ तक बना देता हूँ,
ये चमक उत्पन्न होता था, उसके आधार पर पता चला था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं और कहाँ से कहाँ जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। और प्रोटॉन वास्तव में एक धन आयन है जो कि किससे निकला हुआ है, जो परमाणु जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता था वही परमाणु का एक धन आयन वाला हिस्सा है। तो चूंकि धन आयन रहेगा तो इसका भी क्या होगा, अपना द्रव्यमान रहेगा, तो इसकी जो प्रकृति है वो इस धन आयन पर निर्भर करती है, किसकी, एनोड किरणों की। क्योंकि यहाँ पे मैं गैस का माध्यम बदल दूंगा तो यहाँ पे अलग अलग सबके धन आयन भी बनेंगे, जिसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। इसके पहले हम देख लेते हैं कि गोल्डस्टाइन समान रूप से यदि परिभाषा की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि 10,000 वोल्ट करंट और निर्वात मतलब 10⁻2 से 10⁻3 वाष्प अर्थात दाब रखने पर एक अदृश्य किरण एनोड से कैथोड की ओर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड किरणें कह देते हैं। उसके बाद एनोड किरणें धन आवेशित कण की बनी होती है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं आसानी से इसको समझने के लिए। अब इसके हम कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या गुण हैं, अर्थात इसको प्रूव करने के लिए कि ये वास्तव में धन आवेशित कण होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन की खोज के बाद एनोड किरणों की गुण, क्योंकि एनोड किरणों से ही प्रोटॉन की खोज हुई थी। इसके गुण लगभग पूरे इलेक्ट्रॉन के लिए जितना हमने प्रयोग किया है, जो भी चित्र बनाए हैं वो सब इस पर लागू होगा, सिर्फ इसके आवेश को छोड़ के, क्योंकि ये धनात्मक प्रकृति का था, वो ऋणात्मक प्रकृति का था, बाकी लगभग सब सेम है। देखिए पहला इसका गुण है ये सीधे रेखा में गमन करती है। अब इसके लिए क्या प्रयोग किया गया, सीधे रेखा में गमन करती है, उसको सिद्ध करने के लिए कि ये जो जगह है यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस रखा गया इस तरीके से। अब क्रॉस रखने से क्या होगा कि ये जब किरणें इस पर पड़ेंगी तो पड़ने के बाद जब सामने जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य का जब लाइट हमारे ऊपर पड़ता है तो उसका तस्वीर किधर बनता है, पीछे में। तो सेम इस पर जब लाइट मतलब ये जो किरणें पड़ेंगी इधर से, तो इसका जो इमेज है अर्थात जो फोटो है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पीछे बनने लगेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक जो एनोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है, यदि सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो यहाँ पे इसका तस्वीर नहीं बनता। ये पहला इसका प्रॉपर्टीज है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे और ये चित्र आप बारी बारी से बना सकते हैं। ये तो था पहला प्रयोग। दूसरा देखिए, यह धनात्मक आयनों के बने होते हैं और ये कड़ी प्रकृति के होते हैं। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया गया, सेम एक छोटा सा चक्र लिया गया यहाँ पे और उस चक्र को रखा गया, मतलब बहुत बारीक इसको छोटा सा चक्र। अब जैसे ये कण पड़े तो ये चक्र क्या है, ये घूमने लगे। अब चूंकि जब ये कण के प्रकृति के नहीं होते, तरंग प्रकृति के होते, तो ये नहीं घूमते, ये जो चक्र हमने उपयोग किया है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो कड़ी प्रकृति के होते हैं और धनात्मक आयन के बने होते हैं। ये आयन वाला हम और आगे प्रूव करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विचलन दर्शाता है। तो विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या किया गया, इस जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव और इस साइड पे निगेटिव, ये अलग से सेल लगा दिया गया। अब सेल लगाने से क्या होगा, जैसे ही ये जब हम सेटअप स्टार्ट करेंगे, चूंकि ये धनात्मक प्रकृति के होंगे तो जाहिर सी बात है किसकी ओर जाएगा, सीधे तो जाएगा नहीं, ये इसकी ओर मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक वाला है। तो इससे प्रूफ होता है कि जब विद्युतीय क्षेत्र इस पर अप्लाई करते हैं अर्थात लागू करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युतीय क्षेत्र लागू करने पर ये चूंकि धनात्मक कण है, इस कारण किसकी ओर मुड़ जाएंगे, अर्थात किसकी ओर डिफ्लेक्ट होंगे। मुड़ना या विचलित होना, जिसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, वो किसकी ओर होंगे, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। इसी प्रकार जब चुंबक को लगाएंगे अर्थात नाल चुंबक को, तो जैसे मैं आपको बताया था कि इसमें इस तरीके से नाल चुंबक होता है जो घोड़े के पैर पे लगा रहता है। तो नाल चुंबक को जब रखा जाएगा यहाँ पे, तो चुंबकीय प्रकृति के कारण ये क्या है, ये यहाँ पे ऊपर में जाके टक्कर मारना स्टार्ट करेगा चुंबक के प्रभाव के कारण। यदि ये कोई चार्ज वाला पार्टिकल नहीं होता अर्थात चार्ज वाला कण नहीं होता तो ये ऊपर टक्कर नहीं मारता, ये सीधे वैसे ही जाते रहता, मतलब इनके प्रभाव में ये काम नहीं करता। तो ये तो था चुंबकीय प्रभाव। इसके पहले हमने विद्युतीय प्रभाव पढ़ा था कि ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है जब विद्युत का क्षेत्र अप्लाई करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता था कि ये धनात्मक गुण वाला होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है चौथा, इसके देखिए इसमें लिखा हूँ, इसके गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे मैं रख दिया तो यहाँ पे मतलब ये जो जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया और यहाँ पे गैस अलग अलग भरूंगा तो यहाँ पे चमक अलग होगा, ये प्रकृति नहीं है। यहाँ पे प्रकृति का अर्थ ये है कि जब हम इसके अंदर गैस भरेंगे और उसमें से जब ये धन आयन निकलेगा तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। किसका गुण, एनोड किरणों का गुण। अब कैसे निर्भर करेगा वो उसको उदाहरण के रूप में समझिए। देखिए जैसे मैं मान लो हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मैं लिया, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के बाद क्या हो गया, प्लस आयन में बदल गया और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। मैं मान लो यहीं पे नाइट्रोजन लेता हूँ,
तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ इस तरीके से। ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ इस तरीके से। कहने का अर्थ है कि जो कैथोड किरणें थी उसमें वो बने होते थे इलेक्ट्रॉन के, तो उससे फर्क नहीं पड़ता था गैस की प्रकृति के। क्यों? क्योंकि जो कैथोड किरणें थी उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन था इस तरीके से, उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो हमारा जो एनोड किरण है वो एनोड किरण गैस के आयनों के बने होते हैं। अर्थात ये जो हाइड्रोजन, मान लो मैं हाइड्रोजन गैस इसमें लेता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस के लिए ये जो H+ आयन वाला है, इसके लिए मैं यदि चार्ज बाई मास रेशियो निकालूँ, चार्ज बाई मास रेशियो जैसे जे थॉम्सन ने निकाला था उस तरीके से, मतलब जो प्रोटॉन का आवेश है वो और इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान, इसको लेके यदि भाग करूं तो इस हाइड्रोजन के लिए चार्ज बाई मास रेशियो अलग आएगा। वहीं यदि मैं नाइट्रोजन लूं तो इस नाइट्रोजन के लिए E/m अर्थात मास रेशियो अलग आने वाला है, ऑक्सीजन के लिए अलग आने वाला है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का में इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन भी एक होता है, लेकिन नाइट्रोजन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 होते हैं एक नाइट्रोजन परमाणु में। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करूँ तो उसमें 8 होते हैं। तो चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है, प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग है, और यहाँ पे हम प्रोटॉन की ही बात कर रहे हैं तो उनकी संख्या अलग है। इस कारण ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हम ज़्यादा भारी प्रोटॉन मतलब ज़्यादा भारी कोई परमाणु लेंगे तो यहाँ पे हमको चार्ज बाई मास रेशियो अर्थात E/m का मान ज़्यादा मिलेगा, कम वाला लेंगे तो हमको कम मिलेगा। तो ये होता है इसका अर्थ कि इसके गुण गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो प्लस वाले हैं वो वास्तव में यही जो आयन के रूप में बदलते थे वही हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे ये इधर जाते थे, जिससे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी जो कि कैथोड किरणों में पाए जाते थे। और एनोड में क्या है, ये जो आयन होते हैं इसी से एनोड किरणों के अंतर्गत प्रोटॉन की खोज हुई है। वास्तव में बोल सकते हैं कि प्रोटॉन वास्तव में होता नहीं है। हमने ये मान लिया है कि जो परमाणु होते हैं वो तो विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है ऋण आवेशित कण। चूँकि कोई चीज़ उदासीन रहेगा तो क्या होगा, जितने ऋण वाले रहेंगे उतने ही संख्या में क्या होगा, धन वाले होंगे। तो हमने मान लिया कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे, धन वाले होंगे, जो कि जिसका नाम हमने दिया है प्रोटॉन। और जो आवेश अर्थात जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे हमने इसके पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके द्वारा पता किया गया था, वो उसको हमने मिल्कान के आइल ड्रॉप प्रयोग से देखा था। तो जो आवेश इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे पाया जाता है, इसके लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इसका प्रॉपर्टीज़ है ये आप समझ गए होंगे डिटेल में, और जो चित्र मैं आपको बता रहा था वो चित्र भी आप समझ गए होंगे। कहने का अर्थ है कि जो जितना सारा चीज़ हमने इलेक्ट्रॉन में किया वही सारा काम आपको प्रोटॉन में भी करना है। वो चित्र आप बना भी सकते हैं यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं प्रोटॉन पर आवेश का मान है उसका द्रव्यमान कैसे निकाला गया। तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन पे प्रयोग किया गया था मिल्कान का आइल ड्रॉप वहाँ आवेश का बताने के लिए, तो यहाँ पे प्रोटॉन पर आवेश पता करने के लिए कोई प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पे माना गया था कि जो परमाणु होता है उस पर, चूँकि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। अर्थात कोई चीज़ उदासीन कब होगा, जितना धनात्मक कण रहेगा उतना ही ऋणात्मक कण रहेगा। तो उसी आधार पर यह माना गया कि जितने ऋणात्मक होंगे उतने ही संख्या में क्या होंगे, धनात्मक कण की होगी। तो उसी के आधार पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश था वही आवेश प्रोटॉन का माना गया, सिर्फ उसके निशान अलग थे। अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान था 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे ऋण का आवेश, क्योंकि वो ऋणात्मक कण होता था। और ये क्या, कौन सा कण था, ये था धनात्मक कण, जो कि कोई भी गैस के आयन से मिलता था। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m अनुपात जे थॉम्सन निकाला था, जो कि 1.76 × 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम था। यदि किलोग्राम में लें तो उसको 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम में, वो निकाला था जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन प्रोटॉन के लिए कोई किसी वैज्ञानिक के लिए नहीं निकाला था, इसको माना गया है और कैलकुलेट किया गया है अपने तरीके से। जैसे E का अर्थ यहाँ पे चार्ज होता है आवेश, और M का अर्थ होता है द्रव्यमान। अब उसमें यदि हम प्रोटॉन का निकालें तो प्रोटॉन पे आवेश होता है इतना 1.602 × 10⁻⁻19 क्या कूलाम। अब नीचे मास निकालूं तो मास के लिए हमको लेना पड़ेगा कि मैं पहले ही बताया कि जो विसर्जन नलिका रहेगा उसके अंदर जो गैस भरा है उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि एनोड किरणें के अंदर जो प्रोटॉन है वो किस प्रकृति के होंगे, अर्थात उनके द्रव्यमान पर आधारित होगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया है हाइड्रोजन का मास, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा कण है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार में, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रो H+ आयन सबसे छोटा कण होता है किसका, एनोड किरण का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे, इसको आप जमा लेंगे कि
हाइड्रोजन एनोड किरण का सबसे छोटा कण होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस पर यदि मैं चार्ज लगा दूं तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है। अब यदि इस पर मैं मान लो इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो इसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के हटने के बाद। तो इसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान पे क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये जो मास वाला मान है ये सबके लिए अलग अलग आएगा। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का रखूँगा तो हाइड्रोजन के लिए अलग आएगा E/m रेशियो। ऑक्सीजन का रखूँगा तो ऑक्सीजन का, जैसे इसके पहले मैं आपको इसके गुण में बता रहा था कि गैस की प्रकृति पर निर्भर करने वाला है करके। तो हाइड्रोजन के लिए मान होता है 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम में, इतना। और यदि हम इसी को किलोग्राम में लें तो 10⁻27 किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। जैसे मैंने पहले यूनिट में यूनिट कन्वर्जन आपको सिखाया था, वहाँ से आप वो चीज़ सीख सकते हैं। ये मान तो इसका था 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। इसको मैं भाग दूँ तो 9.579 गुणित 10⁻4 कूलाम प्रति ग्राम ये मान आएगा। ये किसके लिए आएगा, ये हाइड्रोजन के लिए, मतलब हाइड्रोजन का E/m, हाइड्रोजन का E/m रेशियो यदि निकालें तो इसी तरीके से और भी निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रोटॉन के लिए कोई फिक्स नहीं है कि कितना द्रव्यमान होगा। हम चूंकि हाइड्रोजन को ही मान लेते हैं प्रोटॉन, तो एक प्रकार से जो हाइड्रोजन का ही द्रव्यमान है वो हम किसका द्रव्यमान मानेंगे, इसी को प्रोटॉन का द्रव्यमान मानेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज और सिर्फ एक प्रोटॉन इसमें बचा रहेगा। क्यों, क्योंकि कोई परमाणु होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अर्थात जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, एक प्रोटॉन बचा। तो चूंकि सिर्फ इसी में न्यूनतम प्रोटॉन की संख्या रहती है, इसलिए इसका जो द्रव्यमान होता है उसको हम किसका द्रव्यमान मान लेते हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हमको याद रखना है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1.67 गुणित 10⁻24 ग्राम, या फिर इसी को किलोग्राम में लिखें तो 1.67 गुणित 10⁻27 किलोग्राम इसमें। तो ये मान याद रखना है आपको। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान ये होता है, प्रोटॉन के मास का मान ये होता है। इलेक्ट्रॉन का हमने इसके पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और जो आवेश है मतलब मास और ये जो चार्ज है वो कितना आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये काम आने वाला है। और खोजकर्ता का नाम याद रखना है और ये चार्ज याद करने हैं। और हम प्रोटॉन का द्रव्यमान इस हाइड्रोजन को ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पे ही न्यूनतम प्रोटॉन रहता है और यही सबसे छोटा कण होता है कि इसका एनोड किरण का। तो इस कारण हाइड्रोजन को ही रेफरेंस लेके उसी का द्रव्यमान हम लोग लेते हैं। और इसी हाइड्रोजन के लिए ही मैं E/m निकाला हूँ। हम यहाँ पे अलग अलग कण लेंगे तो सबका E/m मान अलग अलग आएगा। तो इसके लिए मैं आपको इसका गुण बता चुका हूँ कि गैसों के कणों पर गुण निर्भर करेगा किसका, एनोड किरणों का गुण। क्यों, क्योंकि सभी के लिए जो गैस है उसका जो मास रहेगा अर्थात द्रव्यमान वो क्या होगा, अलग अलग आने वाला आएगा। याद रखेंगे जो प्रोटॉन होता है उसको संकेत के रूप में हम लोग ऐसा लिखते हैं P1 और V1, या फिर इसी को लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन के रूप में इस तरीके से। क्योंकि हाइड्रोजन में ही न्यूनतम प्रोटॉन पाया जाता है, इस कारण हाइड्रोजन के रूप में भी इसको दिखाया जाता है। तो ये प्रोटॉन का संकेत होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किसके द्वारा हुई। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में, लेकिन जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे अल्फा कणों पे। अल्फा कण निकलती है रेडियो एक्टिव तत्व से। अब रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहते हैं, वे तत्व जिनसे एक प्रकार से परमाणु बम बनाए जाते हैं, जैसे थोरियम, यूरेनियम, जिसको आपने 10वीं या 9वीं कक्षा में इसके बारे में नाम सुना होगा, या फिर प्लूटोनियम या रदरफोर्डियम। ये सब जो तत्व होते हैं वो उनसे अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलती हैं, जो कि बहुत घातक होता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मैडम क्यूरी, जिनको ये अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रेडिएशन की वजह से जिनकी मौत हो गई थी। तो ये अल्फा किरणों से सुरक्षा के लिए कवच बनाना चाह रहे थे। कौन, जेम्स चैडविक। अर्थात ये एक सुरक्षा कवच बनाना चाहते थे, मतलब एक कपड़ा बनाना चाहते थे जो कि अल्फा किरणों के प्रभाव को रोकने का काम करे, जिससे लोग सुरक्षित रहें। तो वही प्रयोग ये कर रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो अल्फा कण था, जिसको हम लोग हीलियम नाभिक के नाम से जानते हैं, तो जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, परमाणु भार होता है 4, अर्थात परमाणु द्रव्यमान जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं वो होता है 4। तो अल्फा कण को क्या किया, इसने बेरिलियम पे टक्कर कराया। ये बारी बारी से हर तत्व का करा रहे थे, तो इसने बेरिलियम का जो चादर था उस पर टक्कर कराया और देखा कि बेरिलियम के चादर पे जब अल्फा कण टक्कर मारते थे तो उसके बाद न्यूट्रॉन निकलते थे, उसके साथ कुछ अलग अलग पार्टिकल निकलते थे, अर्थात कण निकलते थे। अब उन कणों को इसने कैसे टेस्ट किया, उन कणों के लिए इसने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद
इसने देखा कि जो प्रोटॉन थे वो तो किसकी ओर जाते थे, चूँकि धनात्मक चार्ज वाले होते हैं तो वो ऋण की ओर चले गए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जब विद्युत क्षेत्र में रखा, और इलेक्ट्रॉन थे वो धन की ओर चले गए। लेकिन इनके अलावा भी कुछ कण ऐसे थे जो कहाँ चले जाते थे, वो सीधे चले जाते थे। तो जो सीधे चले जाते थे, जो धनात्मक ऋणात्मक किसी कण की ओर नहीं जाते थे, तो उन्हीं को इनके द्वारा क्या कहा गया कि ये उदासीन कण होते हैं, जो कि किसी भी चार्ज में या आवेश में अपना गुण नहीं दिखाते हैं। तो उसके लिए देखिए प्रयोग किया गया इनके द्वारा। जेम्स चैडविक थे इसके खोजकर्ता, 1932 में खोज किया था। बताया कि ये अल्फा कण के लिए को रोकने वाला एक कवच बनाना चाहते थे। उसने ये प्रयोग किया था, अल्फा कण लिया जिसको हीलियम नाभिक बोलते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार 4 होता है। तो इसने क्या किया, इसमें बम्बार्डमेंट कराया। बम्बार्डमेंट मतलब इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार कराई। किसके ऊपर? बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम के ऊपर इसने जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो ये अल्फा कण के लिए होता है सूत्र हीलियम के साथ। और इसने जब बेरिलियम के ऊपर बौछार कराई तो बेरिलियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 4, और परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार होता है 9। और इससे कराने के बाद इनको मिला कार्बन 6, और इससे मिल गया 12। देखिए 4 और 2 6 हो गया, तो 6 मतलब कार्बन हो गया, और 9 10 11 12, और एक जो ये बच गया इसी को कहा गया न्यूट्रॉन। अर्थात ये एक इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी। अर्थात ये नीचे 0 लिखा है, इसका अर्थ है कि उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो इसके लिए इसने ये बेरिलियम पे बौछार कराया, तो जिसको मैं रेड कलर से दिखाया हूँ, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन को दिखा रहा है, ब्लैक कलर वाला प्रोटॉन को दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन भी हम यहाँ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो अल्फा कण होते हैं उसकी खासियत होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको। इसलिए मैं यहाँ पे प्लस का चार्ज लगाया हूँ। मतलब जो हीलियम होता है उसमें से जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचता है उसको कहा जाता है अल्फा कण। तो ये याद रखें, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसकी बम्बार्डमेंट कराई गई, इसलिए न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे मैं कोई जगह नहीं दिया हूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें रहता ही नहीं है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को हीलियम से निकालने के बाद ही वो अल्फा कण बनता है, यह है इसका अर्थ। तो ये प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन। तो इसको जब हम विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो उसने क्या देखा कि ये जो रेड कलर वाले थे वो सीधे चले गए सामने, ये किसी की ओर नहीं मुड़े। लेकिन जो धान वाला है चूँकि प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कौन सा प्रकृति का होता है? धनात्मक। ये किसकी ओर चला जाएगा? ऋणात्मक वाले की ओर। और ये कहाँ चला जाएगा? ये सीधे चला जाएगा। तो इस आधार पर जो जेम्स चैडविक थे उसने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होते हैं उसमें एक कण ऐसा भी होता है जिसपे कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात वह उदासीन होता है। उसी को क्या कहा गया इनके द्वारा? उसको कहा गया न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन के खोजकर्ता भी हैं इसीलिए। तो अब इसमें आवेश की बात करूँ तो इसको नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे लिखता हूँ मैं, मान लो इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया बोरान। बोरान परमाणु क्रमांक 5, और ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 5 2 7 हो गया, तो नाइट्रोजन बनेगा टोटल 7, 10 3 13 प्लस ये इस तरीके से। तो ये न्यूट्रॉन है। पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन पर आवेश के बारे में। न्यूट्रॉन पर आवेश पाया जाता है उदासीन, अर्थात हम बोल सकते हैं 0। इस पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि एक विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता, अर्थात विक्षेपण नहीं दिखाता है। यदि हम इसके द्रव्यमान की बात करें अर्थात मास की, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो इतना होता है। एम करते हैं मास है और एन करते हैं न्यूट्रॉन। 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यहीं पे मैं यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूँ तो ये होता है 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम ग्राम में बदलें तो 24 ग्राम हो जाएगा। तो उसको आप बदल सकते हैं, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये तो है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए 1.67 आखिरी का अंक बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन दोनों में यदि बात करें तो किसका द्रव्यमान अधिक दिख रहा है? हमको दिख रहा है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिक, किसकी अपेक्षा? प्रोटॉन के द्रव्यमान से। तो उम्मीद करता हूँ आप ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोज कैसे हुई, इसके द्रव्यमान क्या होते हैं, इनके जो प्रयोग किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज़ और इसका और इनको दिखाने का एक तरीका है कि ये यहाँ पे चूँकि उदासीन होता है इसलिए 0, और यहाँ पे 1 का अर्थ है कि लगभग हम इसका जो द्रव्यमान रहेगा
वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर मानेंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब हाइड्रोजन का एक प्रकार से द्रव्यमान, जिसको हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन का वास्तव में द्रव्यमान 1 लिया जाता है। राउंड फिगर में यदि हम बात करें तो इसलिए वहाँ पे 1 रखा जाता है। और हम हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिखते भी हैं इस तरीके से, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे, परमाणु क्रमांक यहाँ पे। तो जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का वो यहाँ पे लिखा जाएगा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पे लिखा जाएगा, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का हम लोग 1 लिखते थे। तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो मान होता है, आवेश और द्रव्यमान को आप कैसे याद करेंगे, उसको इस टेबल के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। इस पे जो आवेश है अर्थात चार्ज, जो कितना है 1.602 भी लिखते हैं, 602 × 10⁻⁻19 कूलम। और कौन सा आवेश, ऋणात्मक। उसी प्रकार इस पे जो द्रव्यमान है कितना है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, या फिर ग्राम में बदलेंगे तो घटा देंगे इसको, फिर तो 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। संकेत के रूप में ऐसा लिखते हैं, ऋण 1 या फिर ऋण 1 सीधा ऊपर में, ऐसा भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक को इधर भी या फिर यहाँ भी। उसी प्रकार प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन से, गोल्डस्टीन। उसी प्रकार प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन। इस पे आवेश यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और वो भी धनात्मक। इसका द्रव्यमान ये, तो इसका द्रव्यमान 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम या फिर 10⁻24 ग्राम में। प्रोटॉन में चूँकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो प्रोटॉन बन जाता है, इसलिए प्लस का निशान, धन 1 H1, इस तरीके से संकेत के रूप में। इसी प्रकार यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें, वो जेम्स चैडविक ने खोज किया था, वो ये उदासीन होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है ये इतना होता है, जो लगभग किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 5 है, और ग्राम भी वही, और इसका संकेत इस तरीके से। अब यदि हम इनका अपेक्षिक आवेश निकालें, अपेक्षिक आवेश मतलब जो मान है उसी में उसको भाग देंगे तो अपेक्षिक अर्थात तुलनात्मक निकल जाएगा। जैसे इसमें मैं 1.602 × 10⁻19 का ही भाग दूँ तो ये कितना आ जाएगा, इसका -1 आने वाला है, इसका +1 और उसका 0। तो ये हम डिटेल पे नहीं पढ़ेंगे, हमको इतना ही ज़रूरत था। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि एटॉमिक मॉडल कौन कौन से बनाए गए थे। जैसे थॉमसन का मॉडल, बोर के मॉडल के पहले हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, अर्थात हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।